नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली में कांग्रेस का बड़ा ऐलान, किसान बिल और अध्यादेश के खिलाफ देश भर में करेंगे विरोध प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पंजाब में एनडीए में फूट के बाद अब हरियाणा में भाजपा सरकार को बड़ा खतरा, और हरियाणा में एनडीए के फूट के साथ ही गिर सकती है सरकार। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश उपचुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका, 10 दिन में 2 से ज्यादा बड़े नेताओं ने छोड़ दी है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में शामिल होने के कयास यहां पर सामने आ रहे। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार का फैसला किसान विरोधी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। दिल्ली में कांग्रेस का ऐलान, किसान बिल और अध्यादेश के खिलाफ देश भर में करेंगे विरोध प्रदर्शन शुरू। जी हां दोस्तों, देश भर में मोदी सरकार के खिलाफ किसान बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि किसान बिल और अध्यादेश के खिलाफ देश भर में उनकी पार्टी विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी। किसान बिल को लेकर लगातार कांग्रेस मोदी सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, यह सरकार आंखों के ऊपर काली पट्टी बांधकर राज्य सरकारों की अर्थव्यवस्था की स्थिति और साथ ही साथ किसानों की कमर तोड़ रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार लगातार किसानों की कमर तोड़ने का काम कर रही है। मोदी सरकार आंखों के ऊपर काली पट्टी बांधकर राज्य सरकारों की अर्थव्यवस्था की स्थिति और साथ ही साथ किसानों की कमर तोड़ रही है, ताकि आने वाले निर्वाचनों में उनके बड़े बड़े उद्योगपति इनके इलेक्शन का पैसा दें। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने कहा कि कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि अध्यादेश की आड़ में मोदी सरकार असल में शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट लागू करना चाहती है, ताकि एफसीआई के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद ही ना करनी पड़े और सालाना 80,000 से 1 लाख करोड़ रुपए की बचत हो। भाजपा की तानाशाही सरकार में किसानों से अध्यादेशों के खिलाफ आवाज उठाने के संवैधानिक अधिकार छीना जा रहा है। किसानों पर प्रदर्शन करने पर लाठी बरसाई जा रही है। भाजपा सरकार काले अध्यादेशों के खिलाफ किसानों की आवाज को दबा देना चाहती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब में एनडीए में फूट के बाद अब हरियाणा की बारी तो नहीं। जी हां दोस्तों, कृषि विधेयक के विरोध में अकाली दल और बीजेपी में ठन गई है। मोदी सरकार में मंत्री रही हरसिमरत कौर ने इस मुद्दे पर कल रात इस्तीफा दे चुकी हैं। लेकिन क्या बात खत्म यहीं होगी या फिर बीजेपी और उसकी सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी अकाली दल के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे? हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर भी दबाव बढ़ रहा है। यहाँ बीजेपी और दुष्यंत की पार्टी जेजेपी की सरकार है। उनकी पार्टी को किसानों का समर्थन मिलता रहा है। अगर किसानों के लिए वे कोई बड़ा फैसला करते हैं तो फिर खट्टर की सरकार खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि जेजेपी के समर्थन के ऑक्सीजन से ही बीजेपी की सरकार चल रही है। दुष्यंत के लिए भी ये धर्म संकट वाली स्थिति है। वे सत्ता में बने रहे या फिर अपना बेस वोट बैंक बचाएं, उनके एक फैसले से सरकार की किस्मत बदल सकती है। पंजाब के बादल परिवार और हरियाणा के चौटाला परिवार में एक कनेक्शन रहा है, मित्रता और भाईचारे का। दोनों परिवारों के बीच सालों से अच्छे रिश्ते रहे हैं। इसीलिए बड़ी चतुराई से अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल ने किसानों के मुद्दे पर इन संबंधों को खींच लाए। लोकसभा में विधेयक का विरोध करते हुए बादल ने दुष्यंत के दादा चौधरी देवीलाल को याद किया, उन्हें किसानों का रहनुमा बताया। संदेश ये कि भाई आप भी साथ आए, लेकिन अब तक दुष्यंत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। वे तेल और तेल की धार देखने के मूड में हैं। कृषि विधेयक के खिलाफ किसानों के आंदोलन की शुरुआत हरियाणा के पीपली से हुई थी, जहां पुलिस ने किसानों पर जमकर लाठियां चलाई थी। जेजेपी और दुष्यंत के छोटे भाई दिग्विजय चौटाला ने पीपली की घटना पर किसानों से माफी मांगी थी, लाठीचार्ज का विरोध किया था, लेकिन बात अब तक इससे आगे नहीं बढ़ी है। पंजाब और हरियाणा में किसानों के साथ साथ आड़ती यानी बिचौलिए इसका जबरदस्त विरोध कर रहे हैं, क्योंकि नए कानून के बाद उन्हें उनका कमीशन नहीं मिल पाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व एमएलए पारुल साहू कांग्रेस में शामिल, 10 दिन में 2 नेताओं ने छोड़ी बीजेपी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश उपचुनाव 2020 को लेकर राजनीतिक पार्टियों में शहमात का खेल चल रहा है। कांग्रेस ने भाजपा को फिर झटका दिया है। महज 10 दिन में ही 2 बड़े नेताओं ने कमल का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामा है। शुक्रवार को पूर्व विधायक पारुल साहू ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली। इससे 10 दिन पहले भाजपा नेता सतीश सिंह सिकरवार अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हुए थे। फिर आमने सामने हो सकते हैं पारुल गोविंद सिंह। बता दें कि मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। प्रत्याशियों के नाम फिलहाल तय नहीं हुए हैं, मगर राजनीतिक के जानकारों के हवाले से खबर है कि मध्य प्रदेश उपचुनाव 2020 में सागर जिले की सुरखी विधानसभा सीट पर पूर्व विधायक पारुल साहू और शिवराज सिंह चौहान की सरकार में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत एक बार फिर आमने सामने हो सकते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2013 में भी पारुल
साहू और गोविंद सिंह राजपूत चुनाव मैदान में थे। फर्क बस इतना था कि तब पारुल भाजपा और गोविंद सिंह राजपूत कांग्रेस प्रत्याशी थे और अब अनुमान लगाया जा रहा है कि पारुल कांग्रेस और गोविंद सिंह भाजपा की टिकट पर एक दूसरे सामने चुनाव लड़ सकते हैं। वर्ष 2013 के चुनाव में पारुल ने जीत दर्ज की थी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवसेना एमपी संजय राउत बोले, अब अकाली दल भी निकल गया, एनडीए में कुछ तो गड़बड़ है। जी हां दोस्तों, किसान बिल को लेकर विपक्षी दल लगातार विरोध तो कर ही रहे हैं, साथ ही सरकार के सहयोगी दल भी इसके समर्थन में नहीं दिख रहे हैं। एनडीए की सहयोगी शिरोमणि अकाली दल की ओर से मंत्री हरसिमरत कौर ने बिल के विरोध में इस्तीफा दे दिया है। अब एनडीए की पूर्व सहयोगी शिवसेना के नेता संजय राउत का कहना है कि जो बातें प्रधानमंत्री कह रहे हैं, इसके बावजूद अगर आपका मंत्री इस्तीफा देता है तो कुछ गड़बड़ी है। किसान के मसले पर सबको साथ लेना चाहिए। शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि एनडीए हमने नहीं छोड़ा, झूठ की राजनीति की वजह से हमें मजबूर किया गया। हम दोनों सबसे पुराने सहयोगी थे, बाकी पेइंग गेस्ट हैं। उन्होंने कहा कि जो बातें प्रधानमंत्री कह रहे हैं, इसके बावजूद अगर आपका मंत्री इस्तीफा देता है, पहले शिवसेना ने साथ छोड़ा और अब शिरोमणि अकाली दल, मतलब कुछ तो गड़बड़ी है। किसान के मसले पर सबको साथ लेना चाहिए। अब तो लगता है एनडीए रहा ही नहीं। राउत ने यह भी कहा कि आज भी हम और अकाली दल एक साथ है। किसान बिल के बारे में संजय राउत ने कहा कि आज सबसे बात हो रही है, पहले ही बात करना चाहिए था। फिलहाल इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाना चाहिए। इस मामले में हम शरद पवार से बात करेंगे, कांग्रेस और सब मिलकर फैसला लेंगे। बिल को लेकर पंजाब के किसानों की नाराजगी पर राउत बोले कि पंजाब में किसान नाराज है तो मतलब पूरे देश में किसान नाराज है। महाराष्ट्र पंजाब के साथ है। उन्होंने कहा कि पंजाब के बाद अब हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी किसानों का प्रदर्शन शुरू होगा। उन्होंने यह भी कहा कि हम झूठ बोल रहे थे। अकाली दल अगर झूठ बोल रहा है तो हरिश्चंद्र कौन है? इस बीच शिवसेना के सांसद संजय राउत शुक्रवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार से दिल्ली में मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं की ये मुलाकात बिल पर क्या फैसला लेना है इसे लेकर होगी। बता दें कि शिवसेना बिल का विरोध तो नहीं कर रही है, लेकिन उसने अभी तक ये फैसला नहीं लिया है कि राज्यसभा में जब बिल को पेश किया जाएगा तो उसका क्या कदम होगा। इससे पहले लोकसभा में कल गुरुवार को कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 और कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 पास हो गया। हालांकि सरकार को नुकसान भी उठाना पड़ा। बिल का विरोध करने वाली सहयोगी शिरोमणि अकाली की सांसद और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि बिल को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा किसान का उठ चुका विश्वास। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों मोदी सरकार को लेकर लगातार हमलावर हैं। उन्होंने एक बार फिर कृषि बिल को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि देश का किसान जानता है कि इस बिल के जरिए मोदी सरकार अपने मित्रों का व्यापार बढ़ाएगी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, किसान का मोदी सरकार से विश्वास उठ चुका है, क्योंकि शुरू से मोदी जी की कथनी और करनी में फर्क रहा है। नोटबंदी, गलत जीएसटी और डीजल पर भारी टैक्स जागृत किसान जानता है। कृषि विधेयक से मोदी सरकार बढ़ाएगी अपने मित्रों का व्यापार और करेगी किसान की रोजी रोटी पर वार। बता दें, कृषि बिल पर मोदी सरकार का भारी विरोध झेलना पड़ रहा है। सिर्फ विपक्षी दल ही नहीं बल्कि एनडीए में भी इस बिल की वजह से फूट पड़ गई है। इस मुद्दे पर गुरुवार को केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। शिरोमणि अकाली दल बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगी पार्टियों में से एक रही है। हरसिमरत कौर का इस्तीफा 3 अध्यादेशों के खिलाफ इस्तीफा दिया है, जिनमें उत्पाद, व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश 2020, किसान सशक्तिकरण और संरक्षण अध्यादेश और आवश्यक वस्तु शामिल है। विरोध बढ़ता देख खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाला। उन्होंने गुरुवार को कहा कि कुछ शक्तियां किसानों को गुमराह कर रही हैं। ये जो कृषि विधेयक लाया गया है वो किसानों के हित में है और उनके लिए रक्षा कवच का काम करेगा। किसानों को उनकी फसल के उचित मूल्य के लिए चिंतित होने का कोई कारण नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि विधेयक के विरोध में उतरे तेजस्वी, बोले बेरोजगार युवा और किसान मिलकर इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जी हां दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाया गया किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020 और किसान का मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक 2020 विवादों में घिर गया है। हालांकि ये दोनों ही विधेयक लोकसभा में पारित हो गया है, पर विधेयक को किसान विरोधी बताते हुए गुरुवार को केंद्रीय मंत्री और शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। जाहिर है विपक्षी दलों के विरोध के बीच अपने सहयोगियों का साथ खोना मोदी सरकार के लिए झटका माना जा रहा है। इसी क्रम में अब बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी विरोध का स्वर बुलंद करते हुए मोर्चा खोल दिया है। अध्यादेश वापस
लाने की मांग करते हुए तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, नौजवान के बाद किसान अब सरकार के निशाने पर। आरजेडी किसान विरोधी डबल इंजन सरकार द्वारा लोकसभा में पारित किसान विरोधी अध्यादेशों पर मुखरता से अपना पुरजोर विरोध प्रकट करती है। बेरोजगार युवा और किसान मिलकर इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। बता दें कि किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020 में एक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का प्रावधान किया गया है। इसमें किसान और व्यापारी विभिन्न राज्य कृषि उपज विपणन प्रावधानों के तहत अधिसूचित बाजारों या सम बाजारों से बाहर पारदर्शी और बाधा रहित प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक व्यापार और चैनलों के माध्यम से किसानों की उपज की खरीद और बिक्री लाभदायक मूल्यों पर करने से संबंधित चयन की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुशील मोदी की सीट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का विद्रोह, भ्रष्ट विधायक का टिकट नहीं काटा तो पार्टी को सबक सिखा देंगे। जी हां दोस्तों, बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी की सीट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गदर काट दिया है। पार्टी को चेतावनी दे दी है, इस बार विधायक का टिकट नहीं काटा तो सबक सिखा देंगे। बीजेपी के बागी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर लिट्टी चोखा का भोज किया और पार्टी खुला मैसेज दे दिया। पटना के कुम्हरार सीट का है मामला पटना शहर के कुम्हरार सीट का मामला है। ये वो सीट है जहां से पहले सुशील कुमार मोदी चुनाव जीते थे। उन्होंने सीट खाली की तो उनके खास अरुण कुमार सिन्हा को टिकट मिला। अरुण कुमार सिन्हा लगातार चौथी बार इस सीट से विधायक है। कुम्हरार सीट बिहार में बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है। यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अपनी ही पार्टी के विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में शराबबंदी फेल, नीतीश के दावों की पोल जेडीयू विधायक ने खोल दी। जी हां दोस्तों, बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही इसकी सफलता को लेकर चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत उनकी पार्टी के विधायकों को भी पता है। जेडीयू विधायक ने अब नीतीश सरकार की तरफ से की गई शराबबंदी की पोल खोल डाली है। चिनारी विधानसभा से जेडीयू के विधायक लल्लन पासवान आरोप लगाया है कि उनके इलाके में धड़ल्ले से शराब का कारोबार हो रहा है। विधायक लल्लन पासवान में शराब के अवैध कारोबार का ठीकरा चिनारी थानाध्यक्ष पर फोड़ा है। जेडीयू विधायक का कहना है कि पुलिस की मिलीभगत से चिनारी में शराब की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी का जो ऐतिहासिक फैसला किया था उसकी हवा पुलिस वाले ही निकाल रहे हैं। विधायक ने इसकी शिकायत जिले के एसपी और बिहार के डीजीपी से की है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से पाला बदलकर जेडीयू में शामिल होने वाले लल्लन पासवान ने शराबबंदी को लेकर जो गंभीर आरोप लगाए हैं उससे चुनाव के पहले सरकार की फजीहत होनी तय है। बीजेपी या फिर स्थानीय एसपी जेडीयू विधायक की शिकायत पर क्या कार्रवाई करते हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। इस मामले पर चिनारी थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने फिलहाल कुछ भी कहने से मना किया है। थानाध्यक्ष ने कहा है कि चुनाव सामने है और लोग तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, ऐसे में उन्हें कुछ नहीं कहना, जो भी कहना और करना है वह वरीय अधिकारियों को कहना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में उद्घाटन से पहले बह गया करोड़ों में बना एक और पुल, तेजस्वी ने उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, बिहार के किशनगंज जिले में उद्घाटन से पहले ही पुल बह गया। पुल का निर्माण करोड़ों की लागत से हुआ था। किशनगंज जिले के पत्थर घाटी पंचायत के गोवा मांडी गाँव में करीब 1 करोड़ 40 लाख की लागत से पुल का निर्माण किया गया था। पिछले साल जून में पुल बनाने का काम शुरू हुआ था और इस साल जून तक पुल बनकर तैयार भी हो गया। बस अप्रोच पुल अभी नहीं बनी थी, इसलिए लोगों चचरी के पुल के सहारे आना जाना शुरू कर दिया था। लेकिन इसके पहले कि पुल का उद्घाटन होता 16 सितंबर को पुल पानी में बह गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुल निर्माण में धांधली बरती गई है, जिस वजह से पुल बह गया है। ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि 1 महीने में नदी में उफान को लेकर यहाँ स्थिति काफी गंभीर बनी हुई थी, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। आखिर यहाँ के लोग अब कैसे आएंगे जाएंगे, ये बहुत बड़ा और बेहद गंभीर सवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि कुछ महीनों पहले गोपालगंज में भी नए बने अप्रोच पुल के टूट जाने से राज्य में जमकर सियासत हुई थी। वहीं तेजस्वी यादव ने इस घटना को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, किशनगंज जिला में करोड़ों की लागत से निर्माणाधीन प्रशासनिक पुल उद्घाटन से पहले टूट गया। देखते हैं 15 वर्षों की भ्रष्टाचारी सरकार और 60 घोटालों के प्रबंध संरक्षक कर्ता नीतीश कुमार और सुशील मोदी, इसका दोष विपक्ष या प्रकृति में से किसे देते हैं। बहरहाल इस मामले में राज्य में सियासत होना तय है। जेडीयू और बीजेपी इस मामले पर प्रतिक्रिया देती है, ये भी देखने वाली बात होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार पर फिर हमलावर हुए सुरजेवाला, बोले 4 महीने में गई 66 लाख नौकरियां। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शुक्रवार को देश में नौकरी के नुकसान को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 4 महीनों में 66 लाख नौकरियां चली गई। उन्होंने आगे कहा कि जिनकी नौकरियां गई वो सभी इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक और अकाउंटेंट हैं। कुल 14 करोड़ नौकरियां चली गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि इसके अलावा 1.75 करोड़ छोटे उद्योग लॉकडाउन के कगार पर है, क्योंकि अगर मोदी है तो यह संभव है। इससे पहले
बुधवार को सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोग नौकरियां खो रहे हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है। उन्होंने कहा कि लोगों की जेब में पैसा नहीं है, हर रोज की नौकरी खो जाती है और ऊपर से महंगाई लोगों को परेशान कर रही है। मोदी सरकार कहां और क्या कर रही है। सुरजेवाला ने आगे लिखा कि यह सच है कि मोदी और महंगाई दोनों हानिकारक है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के समर्थन में उतरे नवजोत सिंह सिद्धू, ट्विटर पर दी यलगार, अस्तित्व पर हमला बर्दाश्त नहीं, इनकलाब जिंदाबाद। जी हां दोस्तों, किसान बिल के खिलाफ पंजाब और हरियाणा में किसानों का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच पंजाब सरकार के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने साल भर के लंबे अंतराल के बाद ट्विटर पर इस मुद्दे पर लड़ाई छेड़ी है। उन्होंने कहा है कि पंजाबी अस्मिता पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिद्धू ने पंजाबी में ट्वीट किया, किसानी पंजाब दी रूह, शरीर दे घाव भर जान दे हन, पर आत्मा ते वार, साडे अस्तित्व उत्ते हमला बर्दाश्त नहीं, जंग दी तूती बोल दे हैं, इनकलाब जिंदाबाद, पंजाब पंजाबियत ते हर पंजाबी किसान दे नाल। इसका मतलब है किसानी पंजाब की रूह है, शरीर के घाव भर जाते हैं पर आत्मा पर वार, हमारे अस्तित्व पर हमला बर्दाश्त नहीं, युद्ध का बिगुल खोलता है, इनकलाब जिंदाबाद, पंजाब पंजाबियत और हर पंजाबी किसान के साथ। सिद्धू ने दूसरे ट्वीट में केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और लिखा है, सरकारें तमाम उम्र यही भूल करती रहीं, धूल उनके चेहरे पर थी, आईना साफ करती रही। लोकसभा में 2 किसान बिल पारित होने के बाद सियासत गर्मा गई है। बीजेपी की सहयोगी अकाली दल की मंत्री हरसिमरत कौर ने मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे को पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नौटंकी करार दिया है। उधर पंजाब और हरियाणा में किसानों का आंदोलन तेज हो गया है। किसान इस बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसानों को डर है कि नए किसान कानून से उन्हें फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल सकेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रवासी मजदूरों के बाद कोरोना वॉरियर्स पर घिरी मोदी सरकार, राहुल गांधी ने बोला हमला। जी हां दोस्तों, प्रवासी मजदूरों के बाद अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कोरोना वायरस महामारी के दौरान जान गंवाने वाले डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के मामले पर घिरती हुई नजर आ रही है। दरअसल हाल ही में सरकार की तरफ से राज्यसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में कहा गया कि उनके पास कोरोना वायरस से लड़ते हुए जान गंवाने वाले डॉक्टरों, नर्सों या मेडिकल स्टाफ का कोई आंकड़ा नहीं है। इस मामले को लेकर अब कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने राज्यसभा में दिए गए मोदी सरकार के बयान से जुड़ी एक खबर अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए कहा, प्रतिकूल डाटा मुक्त मोदी सरकार, थाली बजाने दिया जलाने से ज्यादा जरूरी है उनकी सुरक्षा और सम्मान। मोदी सरकार कोरोना वॉरियर का इतना अपमान क्यों? आपको बता दें कि इस मामले को लेकर राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा था कि स्वास्थ्य सेवाएं राज्य सरकार के अंतर्गत है, इसलिए केंद्र के पास इस बारे में कोई आंकड़ा नहीं है। गौरतलब है कि इससे पहले प्रवासी मजदूरों के मामले को लेकर भी राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा था। दरअसल एक लिखित सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार की तरफ से कहा गया था कि सरकार के पास लॉकडाउन के दौरान जान गंवाने वाले प्रवासी मजदूरों का आंकड़ा नहीं है। साथ ही संतोष गंगवार ने कहा कि सरकार के पास यह आंकड़ा भी नहीं है कि लॉकडाउन में कितने प्रवासी मजदूरों का रोजगार छिना। सरकार के इस बयान पर राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, मोदी सरकार नहीं जानती, हाँ मगर दुख है सरकार पे असर न हुई, उनका मरना देखा जमाने ने, एक मोदी सरकार है जिसे खबर न हुई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवसेना ने मोदी सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल, लॉकडाउन और नोटबंदी को कहा बिना प्लानिंग का फैसला। जी हां दोस्तों, शिवसेना ने मोदी सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल, लॉकडाउन और नोटबंदी को कहा बिना प्लानिंग का फैसला। महाराष्ट्र में बीजेपी से नाता तोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाने वाली शिवसेना ने मोदी सरकार पर हमला करना नहीं छोड़ा है। अब अर्थव्यवस्था और जीएसटी के मसले पर शिवसेना ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की है। शिवसेना ने शुक्रवार को पार्टी के मुखपत्र सामना में मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए लिखा, कोरोना वायरस संकट के कारण राज्य को आर्थिक नुकसान हुआ है, राज्य वित्तीय सहायता की भीख मांग रहे हैं, इस आर्थिक मंदी की जिम्मेदार केंद्र सरकार है। बिना प्लानिंग के लॉकडाउन और नोटबंदी जैसे कदमों ने अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया है। सामना में लिखा गया है, कोरोना वायरस संकट के कारण लगाए गए लॉकडाउन के कारण देश में अनिश्चितता और अराजकता की स्थिति बनी हुई है। केंद्र सरकार राज्यों की तकलीफों को दूर करने पर ध्यान नहीं दे रही है। सामना में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का जिक्र करते हुए पीएम मोदी पर हमला बोला गया है। इसके मुताबिक पीएम रहने के दौरान मनमोहन सिंह ने गुजरात की मदद की थी। आज कोरोना और लॉकडाउन से राज्यों की स्थिति खराब हो चुकी है। राज्य केंद्र सरकार से जीएसटी के बकाये और आर्थिक पैकेज की मांग कर रहे हैं। इसके बावजूद केंद्र सरकार राज्यों की मदद करने से कतरा रही है।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। उपचुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका, पूर्व विधायक पारुल सिंह ने थामा हाथ का साथ। जी हां दोस्तों, उपचुनाव से पहले भाजपा की पूर्व विधायक पारुल साहू ने एक बड़ा झटका देते हुए कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कांग्रेस कार्यालय में पारुल को सदस्यता दिलाई। सुर्खी विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर लड़ना लगभग तय माना जा रहा है और कयास लगाए जा रहे हैं कि पारुल मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ कांग्रेस से प्रत्याशी हो सकती है। इस मौके पर कमलनाथ ने शिवराज सिंह पर हमला किया और कहा, पारुल के पिता हमारे अच्छे साथी रहे। पारुल साहू ने गुरुवार रात को भोपाल पहुंचकर कमलनाथ से की मुलाकात की थी। गौरतलब है कि पूर्व में पारुल ने भाजपा प्रत्याशी के तौर पर गोविंद सिंह राजपूत को सुर्खी विधानसभा से चुनाव हराया था। भोपाल कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद पारुल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सुर्खी की जनता की आवाज बनूंगी, मेरी लड़ाई डर और अहंकार के खिलाफ होगी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।